हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मिडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रखे हैं। उसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाके उन सारे वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस देखना। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में अब तक जो मिडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये भारत में गुलाम वंश का पहला शासक था और इसका कार्यकाल था 1206 से लेकर के 10 तक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक ऐबक तुर्क जनजाति से संबंध रखता था और बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी थे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी, इन्होंने दास के रूप में खरीदा था। उसके बाद निसापुर से जब इसको गजनी लाया गया तो वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने इसे अपना दास बना लिया, खरीद लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का पहला तुर्क शासक था और ये दिल्ली का तो शासक था लेकिन ये लाहौर से ही अपने शासन को चलाता था। इसलिए राजधानी जो है वो लाहौर को ही बनाई हुई थी। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का पहला शासक था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर थी। वो शासक तो दिल्ली का था लेकिन राजधानी लाहौर थी, वो लाहौर से ही शासन करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और मलिक और सिपा सालार की पदवी से ही शासन को चलाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ओके। नेक्स्ट है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है ये, और ये एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2 मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। एक दिल्ली में कराया गया था जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है और दूसरा अजमेर में किया गया था जो ढाई दिन का झोपड़ा जिसका नाम है ढाई दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की थी? तो मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में अक्ता प्रदान की थी, पहली अक्ता प्रदान की थी। तो मोहम्मद गौरी को उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार को कौन ऐसा था मुस्लिम जो बिहार को जिसने पहले जीता था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक दास था और 1202 ईस्वी में ये बिहार को विजय करता है और नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर देता है, राजधानी को उदंतपुरी बनाता है। ठीक है। और 1204 से 5 में ये बंगाल पर भी आक्रमण करता है। उस समय बंगाल के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से होता है? तो बिहार पर जो बख्तियार खिलजी के द्वारा हमला किया गया था इसका विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है तबकाते नासरी जो कि मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है, इससे हमें इसका विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा विहार को विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और राड पर अधिकार कर लिया था और वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप जो है हिसामुद्दीन एवाज़ नाम था, उसको पराजित किया था। और पराजित कर लेने के बाद जो है इल्तुतमिश जो ने मलिक जानी को ये बिहार का सूबेदार बनाया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को बनाया था एवाज़ को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है? तो वो प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है। इसके अनुसार इसका ये मानना था कि सुल्तान जो होता है, जो राजा होता है, वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और
उसका स्थान जो है वो पैगंबरों के पश्चात है। तो ये राजा को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था। तो ये बलवन प्रथम मुस्लिम शासक था जो शासन के सिद्धांत को सेनाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने ये कथन कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन के खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जफ़र खान। इनकी जो मृत्यु है वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय के साथ जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? तो चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। इनकी पत्नी थी ये रानी पद्मिनी इनकी पत्नी थी राणा रतन सिंह की। ये चित्तौड़ के राजा थे। तो पद्मिनी के बारे में तो पढ़ा होगा, सुना ही होगा, पढ़ा नहीं है तो। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, और इसी में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, जो कि बहुत सुंदर थी और इनका प्रेम संबंध था अलाउद्दीन के साथ, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है ग्रंथों में। तो ये जो थी रानी पद्मिनी कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में जो है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से वो बाध्य हो गया था और क्या किया था? एलिचपुर का आय भेजने का वादा किया था। तो 1296 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था देवगिरी पर और रामचंद्र देव जो है वो हार गया था और उसने एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि जो है सबसे अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि 1311 में बनकर तैयार हो गया था। और इसका निर्माण जो है लाल पत्थर तथा संगमरमर से किया गया था और ये कुतुब मीनार के निकट है अलाई दरवाज़ा, जिसे अलाई से ही पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया है? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिरोज शाह तुगलक जो था इसके द्वारा दारुल सफ़ा की स्थापना की गई थी। ये दारुल सफ़ा क्या था? तो ये जो दारुल सफ़ा था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, ये एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। गाइस देखिए, अगर आप लोग 67th BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं और फ्रेशर हैं जो पहली बार BPSC दे रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है BPSC में, क्योंकि BPSC क्या करती है ना, क्वेश्चंस रिपीट करती है। ठीक है, आप देखेंगे BPSC में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब कई बार तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो पूछा गया पिछले साल उसको उठा के रख दिया जाता है। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए आप लोगों को, इससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा और एक बार देख के रखेंगे तो अगर रिपीट क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना लेंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम जो थे ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। लगभग 1,80,000 तक गुलाम थे इनके दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय जो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज़्ज़ाक जो फारसी यात्री था ये भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। और अब्दुल रज़्ज़ाक
ने इनका अपने यात्रा वृत्तांत, उसका नाम था यात्रा वृत्तांत का सदाइन व मजमुल बहरीन, सदाइन व मजमुल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर ने जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय इसने आक्रमण करा था तो तुगलक वंश जो है उसको कमज़ोर कर दिया था। फिर 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया और नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1413 में जो है दौलत खां दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन दौलत खां को भी खिज़्र खान था उसका सूबेदार, उसने पराजित कर दिया। फिर तैमूर ने 1414 में पुनः जो है आक्रमण किया और दिल्ली पर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो आगरा को जो है सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजस्थान के शासकों के नियंत्रण के लिए जो है राजस्थान के शासकों से नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नाम से एक नगर बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो आगरा जो है सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो विजयनगर का वो पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो वो हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय कौन था? बुक्का का पुत्र था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद जो है हरिहर द्वितीय जो है गद्दी पर आता है और हरिहर द्वितीय जो है नहीं बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर से मुझे अभी एक चीज़ याद आ रहा है कि विजयनगर को अभी हाल ही में कर्नाटक का 31वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, 31वां जिला बनाया गया है। जिन लोगों ने करंट में नहीं पढ़ा है वो लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध है ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हमें हम्पी से मिला है। हम्पी के खंडरों से। हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। और हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूचियों में भी सम्मिलित किया हुआ है। देखिए गाइस, प्रीवियस ईयर आप लोग को पढ़ना है तो लोग ईयर वाइज पढ़ते हैं, जैसे 2018, 2019। तो वैसे अगर आप लोग आपको टेस्ट टाइप अगर देना है, अगर आप देना चाहते हैं, जैसे अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तब आप ईयर वाइज दीजिए, मिक्स दीजिए। लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का एक साथ, अभी मीडिएवल का एक साथ, तो ऐसे आपको याद होगा। जैसे अभी हम लोग विजयनगर से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए उसको देखा, इससे पहले फिरोज शाह तुगलक से जितने भी रिलेटेड थे उसको देखा, तो एक तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको टेस्ट टाइप देना है कि अगर आप चाहते हैं खुद को चेक करना, तो आप ईयर वाइज दीजिए, मिक्स दीजिए, मिक्स वाला जिसमें सारे रहेंगे। लेकिन अगर पढ़ना है, याद रखना है चीज़ों को, तो मैं प्रीफर करती हूँ कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज दीजिए, इसलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज लाया है, ठीक है, ईयर वाइज ना लाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज जो था ये संबंधित था रक्षा विभाग से, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा जो थी ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। देखिए, एक्चुअली जफ़र खान नाम का एक आदमी था, जफ़र खान जिसको हसन गंगू भी बोलते हैं, हसन गंगू भी इसका नाम था, हसन गंगू। नाम याद रखिएगा, जफ़र खान या हसन गंगू। ये जो है अलाउद्दीन हसन के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन, ये बैठता है अलाउद्दीन हसन नाम से गद्दी पर, लेकिन इसका रियल नाम क्या था? जफ़र खान या हसन गंगू, ठीक है।
तो बाय द वे मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है, क्योंकि बाय द वे कभी ऐसा हो कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था ये क्वेश्चन रहे और ऑप्शन में अलाउद्दीन हसन ना देकर ज़फ़र खान दे दे या हसन गंगू दे दे, तो अभी अगर मैं पढ़ा देती कि बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था, आगे बढ़ जाती, तो मे बी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपने तो अलाउद्दीन हसन याद किया हुआ था, तो आप इनमें से कोई भी नहीं मारते। इसलिए याद रखिएगा फैक्ट कि अलाउद्दीन हसन नाम से वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसका रियल नाम ज़फ़र खान था या हसन गंगू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर जो कर लगता था वो कौन था? तो भूमि उत्पाद पर खराज, उस्र और मुक्तई, ये तीनों कर जो था ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। खुम्स क्या था? खुम्स जो था ये लूट का धन हुआ करता था, लूट के जो लाते थे धन उसको खुम्स कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 100 लाइक करना है बस। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो वो कौन ऐसा सुल्तान था जो फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निश्चित किया हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उपज का 50% जो है वो भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो थे ये सूरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो कौन शासक था जो अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया हुआ था? तो ये इस्लाम शाह था जो शेरशाह सूरी का पुत्र था, इसने किया हुआ था और ख़ुद शेरशाह सूरी के टाइम पे भी ये चलता था, जो सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया हुआ था। तो शेरशाह और इस्लाम शाह उसका पुत्र, इन दोनों ने किया था। तो इसका आंसर होगा अपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टंका, ससगनी और जीतल जो है, टंका जो है ये चांदी का बना होता था, ससगनी भी चांदी का बना होता था और जीतल तांबे का बना होता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में जो है कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। और विश्व में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट है, तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखी गई है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। इसमें कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। और ये तबकाते नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी के द्वारा किया गया। ठीक है, रॉबर्टी के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। जो जितने भी भक्ति संत थे उनके बीच एक समान विशेषता ये थी कि वे अपने वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिसे उनके भक्त समझ सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तकों में क्या क्या है? पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अखड़ावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था अपनी सैन्य कुशलता के बल पर। तो मुख्य कारण क्या था? सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है, तुजूक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजूक बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अच्छा गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुग़ल दरबार की जो राजभाषा थी वो क्या थी? वैसे तो आप लोग कभी भी कमेंट में आंसर देते नहीं हो। चलो एक बार और मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, देखती हूँ कितने लोग आंसर देते हैं कि मुग़ल दरबार की राजभाषा क्या थी।
नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग जो था उस पर आक्रमण किया गया था 1532 ईस्वी में, और उसने आक्रमण करके 4 महीने तक उस किले को घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लास्ट में आके शेर खान को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। तो आक्रमण कब किया था हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर? 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो देखिए वो कौन ऐसी बेगम थी जिसने अपने पति के लिए, अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये हाजी बेगम थी। हाजी बेगम ये हुमायूं की पत्नी थी। इसने हुमायूं के लिए दिल्ली में 1564 ईस्वी में मकबरे का निर्माण करवाया था, और इस मकबरे का नक्शा निकाला था मीरक मिर्ज़ा ग्यास ने, जो कि ईरानी वास्तुकार था। और ये जो मकबरा था ना, ये भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना है ये गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। ये बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध जो लड़े गए थे ये चारों, इनका तिथि क्रम बताना है, ठीक है। तो देखिए हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध में सबसे पहले उसने 1531 ईस्वी में लड़ा था इसने देवरा का युद्ध, जिसमें अफ़गानों के साथ ये युद्ध हुआ था 1531 में, देवरा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह के साथ हुमायूं का। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ये भी शेरशाह के ही साथ हुआ था। फिर 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी और उसने पुनः अपना राज्य वापस लिया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1531 में देवरा का युद्ध पहले हुआ था, ठीक है। फिर 1534 में चौसा का युद्ध हुआ था। फिर 1540 में कन्नौज का। फिर 1555 में सरहिंद का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो शेरशाह सूरी ने जो है 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये शेरशाह था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह के साथ। तो उस टाइम महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे इस युद्ध में? तो थे हकीम खान। मुगलों के सेनापति मानसिंह थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था, पहला ऐसा शासक था मुस्लिम अकबर जो हिंदू और मुसलमान को निकट लाना चाहता था, और उसने काफ़ी प्रयास भी किए। उसने दास प्रथा को अंत किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया। तो मुस्लिम शासक वो कौन था जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। मुगल साम्राज्य में बंगाल और बिहार को 1576 में मिलाया था, लेकिन बंगाल और बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1580 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से लेकर के 1605। नेक्स्ट है इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इत्मा-उद-दौला का मकबरा जो है ये आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ था? बंटाई शब्द का अर्थ हुआ करता था लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट है दास्तान अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्तान अमीर हमज़ा का जो चित्रांकन है ये पहले मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था और बाद में अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन में कि किसके द्वारा किया गया था? तो दोनों ही के द्वारा किया गया था। यहाँ ये नहीं लिखा कि पहले किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है ये अकबर के दरबार में हुआ था, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है दसवंत और वसावन
प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो दसवंत और वसावंत जो थे ये चित्रकार थे, और ये किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली जो थी ये अकबर की उपज थी। नेक्स्ट यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये विलियम फिंच हैं। विलियम फिंच के अनुसार जो है कहा गया है कि इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 साल लगे थे और इसके निर्माण के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। तो ये विलियम फिंच का कथन है। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच कंधार जो है ये झगड़े की जड़ थी। नेक्स्ट दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है ये कराया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में कहा है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो भारत का मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो ये ए एल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जिहाद का क्या अर्थ था? तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो पटना में सिखों के सबसे अंतिम और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना बिहार में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1708 में नादेर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था? मुहतसीब क्या हुआ करता था मुगल प्रशासन में? तो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद मास किस चीज़ को इंगित करता है? तो मदद मास जो है ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। ठीक है, जो विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी उसको मदद मास कहा जाता था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन, और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और कोहिनूर हीरा, तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन ये सब वो ईरान ले गया था। ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है और आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।